हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको डायमेंशंस निकालना सिखाऊंगा। देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूले आप बोलेंगे तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ये आप क्यों निकालना सिखा रहे हैं? क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं है कि बस फॉर्मूला बता के डायमेंशन बता दिया, उसके साथ साथ वो सारे ट्रिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिनकी मदद से आप क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2-3 सवाल आते हैं और उन 2-3 सवालों को आप बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर हों। और जल्दी करने के लिए जो तरीकों की ज़रूरत है वो तरीके इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करिए, आइए अपन निकालना सीखते हैं। हालांकि देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ। जैसे कई ऐसी क्वांटिटीज बताऊंगा, आप बोलेंगे तो बहुत आसान है, इसको मत बताओ। पर आप समझो बेटा, जब कोई बेसिक क्वांटिटी आप पढ़ोगे तो बाद में जब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटी आएगी तो वही बेसिक क्वांटिटी तो उसमें यूज होगी ना। तो पहले बेसिक क्वांटिटीज की भी बात कर लेंगे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो अब देख लेना। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ब्रेड्थ, हाइट, ये सारी की सारी चीजें लेंथ ही होती हैं। इन सब की यूनिट मीटर है और डायमेंशनल फॉर्मूला एल है। इसको लिखने की जरूरत हमको नहीं है, समझ गए। दूसरा हम बात करते हैं बेटा एरिया और वॉल्यूम। किसकी बात करते हैं? एरिया की। अब आप बोलेंगे एरिया सर हमको आता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। जैसे कि आप देखिए, अगर आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं रेक्टेंगल का, किसका? रेक्टेंगल का, तो आप क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पर लेंथ भी मीटर में होता है, ब्रेड्थ भी मीटर में होता है, तो यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले लिखें फॉर्मूला। एक ऑर्डर है जो हमको फॉलो करना है हमेशा। अगर आप बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करे हुए हैं तो आपको ठीक है, आप ऑर्डर में कूदी भी मार सकते हो। पर अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, इतने अच्छे से आपको डायमेंशन निकालना नहीं आता है, तो ऑर्डर में कभी आपको कूदी नहीं मारनी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फॉर्मूला, फिर लिखना है यूनिट, और फिर लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, बीच में कूदी नहीं मारनी। फॉर्मूले के अंदर यूनिट नहीं लिखनी, या यूनिट लिख रहे हो उसमें डायमेंशन नहीं घुसेड़ना, नहीं तो गलती हो जाएगी। स्मॉल एम, देखिए स्मॉल एम जो है मास भी है, स्मॉल एम मीटर भी है। यूनिट के अंदर चले जाओगे तो मीटर है, फॉर्मूले में स्मॉल एम मास है, यूनिट के अंदर एम मीटर होता है, और डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर एम का एल बनता है। डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर भी एक एम है, वो फिर से मास है। तो अगर आपने मिक्सअप किया तो गलती हो सकती है, हो सकता है कोई एम जो हो वो मास हो पर आप एल लगा दो उसमें। तो ये मिक्सिंग अप अगर आप नहीं चाहते हो तो आप फॉलो करो फॉर्मूला। जैसे आप लिख रहे हो फोर्स का डायमेंशन ही कर लेते हैं, आ जाओ। आपने जैसे लिखा मास इंटू एसिलरेशन, क्या लिखा? मास इंटू एसिलरेशन। अब यूनिट लिखो, मास की यूनिट क्या होती है? केजी। एसिलरेशन की लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, केजी यानी मास, एम एल टी माइनस टू। ऐसे गलती नहीं होगी, ये फॉर्मूला, ये यूनिट और ये डायमेंशनल फॉर्मूला। अब क्या होता है, कई बार बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला तो अच्छे से निकाल लेते हैं लेकिन यूनिट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में कई बार डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ साथ यूनिट्स भी पूछी जाती है, तो यूनिट पे भी आपको ध्यान देना है। तो जैसे मैं आपको एरिया बता रहा था, है ना, तो एरिया आप रेक्टेंगल का निकालो या सर्कल का निकालो। सर्कल का निकाला तो क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर। पाई की खुद की कोई यूनिट नहीं है, आर स्क्वायर। आर को किस में नापा जाता है? मीटर में, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि एरिया किसी का भी हो, एरिया सर्कल का हो, रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हो, किसी भी चीज का एरिया हो, आपको ये नहीं सोचना है किस चीज का एरिया। एरिया मतलब एरिया, और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर और यूनिट मीटर स्क्वायर, बात खत्म। ऐसे ही वॉल्यूम आप लोग निकाल लोगे। वॉल्यूम क्या आएगा बेटा? मीटर क्यूब, और डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब। जो फटाफट होने वाली चीजें उनसे हम फटाफट आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग जैसे देखते हैं, ये आप देखिए बहुत ऑर्डर में हम नहीं लिखेंगे बच्चों की तरह, हमें फटाफट फटाफट निकालना सीखना है, तो वो आप देखते जाओ। नेक्स्ट जैसे अपना हो गया डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी सब लोगों को पता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। पता है कि नहीं? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमने लिखा फॉर्मूला। अगला क्या है? हमें लिखना है यूनिट, तो हमने लिख दिया केजी बाय मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नापा जाता है। फिर ये क्या हो गया? एम बाय एल क्यूब। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस एम बाय एल क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं क्या? एम एल माइनस थ्री। बिल्कुल लिख सकते हो, बस इस आपने एल को क्या करा? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए। किसी भी चीज को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो उसकी पावर का साइन बदल जाता है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? एम एल माइनस थ्री टी जीरो। बिल्कुल लिख सकते हो, एक ही तो बात है बेटा। टी जीरो, टी जीरो मतलब टी नहीं है, टी जीरो मतलब वन, तो वैसे ये हो गया एम एल माइनस थ्री।
इसी तरीके से आप लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, सेकंड। ये तो आ गई यूनिट, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, t-1। यहां पे ध्यान देना, ये जो t है इसका मतलब है टाइम पीरियड, फॉर्मूले में जो t है उसका मतलब है टाइम पीरियड। ये आ गई अपनी यूनिट, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला है जिसमें t का मतलब क्या है, टाइम। समझ गए क्या, ये अपनी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी सबको आता होगा। स्पीड को v से दिखाते हैं, वेलोसिटी को v वेक्टर से दिखाते हैं, पर उसके मैग्नीट्यूड है ना। बेसिकली यहां पर हमें वेक्टर या स्केलर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखनी है यूनिट। तो आपको पता है दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ गए ना, दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L/T, क्योंकि मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L, और सेकेंड यानी टाइम, टाइम का क्या होता है, T। तो ये क्या आ गया, LT-1। तो अभी तक बहुत ही सिंपल क्वांटिटीज चल रही हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वांटिटी आएगी तो फिर भी धीरे करके समझा लेंगे, और सिंपल सिंपल क्वांटिटीज में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वर्क या एनर्जी, नहीं सॉरी, अभी तो एक्सेलरेशन है ना, स्पीड। और इसके बाद अपने पास नेक्स्ट आ गया एक्सेलरेशन। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको फोर्स का निकलवाया था तो मैंने आपको एक्सेलरेशन का यूनिट डायरेक्ट लिख दिया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर हमको पता भी है कि एक्सेलरेशन, हम लोग नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना तो हमको पता ही होगा कि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। बिल्कुल आपको पता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर जो मैं आपको सिखाना जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखते हो, v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी किस में नापते हो, मीटर पर सेकंड में। इनिशियल वेलोसिटी भी किस में नापते हो, मीटर पर सेकंड में। और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम किस में, सेकंड में। अब कुछ बच्चों को लगता है कि मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड बराबर 0। नहीं, मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड इज मीटर पर सेकंड। वाई, बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, वेलोसिटी तो मिलेगा। तो जब आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलती है 0, नहीं मिलता। इसको नॉर्मल माइनस मत समझना, ये हम कहना चाह रहे हैं दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आपस में माइनस करी गई तो रिजल्ट भी वही मिला। तो जैसे आप 20 मीटर पर सेकंड में से 10 मीटर पर सेकंड को माइनस करोगे तो रिजल्ट भी तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा। तो ये हमारे पास हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से आपको मिल गया LT-2। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। अब एक बात और समझो, यहां से हमने एक बात सीखी कि L/T, मीटर पर सेकंड का मतलब L/T हो गया ना, उसमें से आप माइनस करो L/T तो आपको मिलता है L/T। वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। L/T में आप प्लस करो L/T तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा L/T। वेलोसिटी में वेलोसिटी प्लस करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा मत समझ लेना कि हर बार यही हो जाएगा। जैसे अगर आपने वेलोसिटी में वेलोसिटी मल्टीप्लाई करी तो वेलोसिटी नहीं मिलेगी, L से L मल्टीप्लाई होगा तो L स्क्वायर मिलेगा, टाइम से टाइम मल्टीप्लाई होगा तो T स्क्वायर मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने वेलोसिटी और वेलोसिटी को आपस में डिवाइड करा तो ये मत समझना कि वेलोसिटी मिलेगी, नहीं, वेलोसिटी और वेलोसिटी को डिवाइड करोगे तो दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो लोगे तो क्या मिलेगा, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्वांटिटी यानी M0 L0 T0, M0 L0 T0। देखो धीरे धीरे मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। अभी तक जो क्वांटिटीज है बेसिक है, ये नीट में नहीं पूछी जाएगी। फिर हम इनको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मदद से सवाल बनाया जा सकता है। यानी बेसिकली वो डायरेक्ट इनको नहीं पूछेगा, पर जो क्वेश्चन वो पूछेगा उसमें तो ये क्वांटिटी हो सकती है। तो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया फोर्स। फोर्स हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम तो बेटा टाइम पास क्वांटिटी हो गई ना। आप बोलेंगे सर आपने लिखा नहीं कि आपने एक्सेलरेशन कराया, तो बेटा मैं मुंह से 10 बार बोल रहा हूँ ना एक्सेलरेशन, तो आप कॉपी में नोट कर लो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोमेंटम। सब लोगों को पता है मोमेंटम को पी से दिखाते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास को नापते हैं केजी में, वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकंड में। केजी का क्या होता है, m L/T यानी MLT-1। तो मोमेंटम तो बहुत ही सिंपल है। तो बात मोमेंटम नहीं है इंपॉर्टेंट, बात है इंपल्स। इंपल्स का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इंपल्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कई बच्चे भूल जाते हैं, इस पर ज्यादा सवाल वो करते नहीं है।
या करा भी होता है तो एनएलएम में करा होता है तो वो भूल जाता है कि यार इंपल्स क्या चीज है। इंपल्स कुछ नहीं होता, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए हैं और बैंक अकाउंट में रुपए चेंज हो गए, 5,000 से 7,000 हो गए, तो चेंज कितने का हुआ? 2,000 का नहीं, 2,000 रुपए का। 5,000 रुपए थे, उसमें 2,000 रुपए जुड़े, तब जाके कितने बने? 7,000 रुपए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मोमेंटम में चेंज होगा, तो मोमेंटम में चेंज मोमेंटम ही तो होता है। चेंज इन वेलोसिटी इज वेलोसिटी ओनली, चेंज इन मोमेंटम इज मोमेंटम ओनली, चेंज इन फोर्स वो फोर्स जैसा ही तो होता है। तो ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम की वही यूनिट होगी और वही डायमेंशन होगा जो मोमेंटम का होता है। तो इसलिए इंपल्स जो कि होता है चेंज इन मोमेंटम, उसका डायमेंशन सेम टू सेम मोमेंटम जैसा होता है। इस चैप्टर में हमें डायमेंशन के टर्म्स में ही सोचना है। ठीक है, बस फॉर्मूला इसलिए पता होना चाहिए ताकि डायमेंशन निकाल सकें, बहुत ज्यादा फॉर्मूले से हमें मतलब नहीं है। नेक्स्ट हो गया वर्क और एनर्जी। वर्क एनर्जी अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा डिस्कशन में, अब धीरे धीरे अब मजा आएगा, क्योंकि अभी तक बहुत ही चिंदी क्वांटिटीज चल रही थी तो पढ़ाने में भी मजा नहीं आ रहा था, हो सकता है पढ़ने वाले को भी मजा नहीं आ रहा हो, लेकिन अब जो क्वांटिटीज आएंगी धीरे धीरे मजा आना चालू होगा। जैसे कि अपन लिखते हैं वर्क, आपको पता है वर्क जूल में होता है और वर्क से एनर्जी मिलती है और एनर्जी भी जूल में होती है, समझ गए क्या? अब एनर्जी आपने काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ी है, एनर्जी आपने पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी है, एनर्जी आपने टोटल एनर्जी भी पढ़ी है, एनर्जी आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी है, एनर्जी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी है। अलग अलग प्रकार की एनर्जी, एनर्जी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पढ़ी है, एनर्जी आपने मैग्नेटिक एनर्जी भी पढ़ी है, बहुत सारी एनर्जीज आपने पढ़ी हैं। अब क्या होता है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये सारी है तो एनर्जी ही, ये सारी की सारी एनर्जी है। आपको अगर वर्क का पता है तो वर्क जैसी ही एनर्जी और ये सारी की सारी एनर्जीज बेसिकली एनर्जीज एनर्जी। और एक मैं बताता हूं जो आपने नहीं सुना होगा इतना, वो है प्रेशर एनर्जी। ठीक है, प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अभी बताऊंगा मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्क की। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? मीटर में। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। और इसी को हम प्यार से बुला लेते हैं जूल। तो हमने देख लिया इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, और डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml/t-2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? l। तो यहां से डायमेंशन आ गया ml²t-2। तो डायमेंशन हमारे पास आ गया ml²t-2। अब यूनिट क्या आ गई? जूल। वर्क, इन सारी एनर्जीज की यूनिट जूल ही होती है, प्रेशर एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। अब आप बोलोगे सर प्रूव करो कि प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला तो आपने प्रेशर इनटू वॉल्यूम लिखा था, प्रूव करो कि वो वर्क जैसा होता है। आइए देखते हैं। प्रेशर, प्रेशर को क्या लिखा? फोर्स इनटू एरिया। फिर यहां क्या लिखा है? वॉल्यूम। अब बेटा एरिया क्या होता है? l², वॉल्यूम क्या होता है? l³। काटो, क्या बचा? fl। ध्यान से देखो, प्रेशर एनर्जी का यहाँ फॉर्मूला क्या या डायमेंशन क्या बचा? fl। यहां पर भी देखो क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी fl। डिस्प्लेसमेंट l ही तो होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा? फोर्स का ml/t-2 डॉट l, तो यह आ गया ml²t-2। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, कोई भी एनर्जी हो सबका यूनिट जूल है या न्यूटन मीटर है और सबका डायमेंशन ml²t-2 है। नेक्स्ट अपने पास आ गया प्रेशर और स्ट्रेस। ठीक है, वैसे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेशर अलग चीज होती है और स्ट्रेस अलग चीज होती है ना? ऐसे ही स्ट्रेन भी आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी चैप्टर में। तो यहां पर हमको समझना होगा कि प्रेशर, स्ट्रेस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉड्यूलस, इन सब की यूनिट सेम है। कैसी है? फोर्स अपॉन एरिया जैसी। फोर्स का क्या होता है? ml/t-2। एरिया क्या होता है? ml², तो ml-1t-2। ये जो डायमेंशन आया है इन सब का है। क्यों? बताता हूं मैं आपको। प्रेशर तो होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, मतलब ये भी फोर्स अपॉन एरिया ही तो हो गया।
अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन सब की बात करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन टाइप के होते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, स्ट्रेन भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिस पे आपको ध्यान देना है। स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है जिस पे आपको ध्यान देना है। स्ट्रेन जो होता है वो ऐसा होता है, या तो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, या चेंज इन एरिया अपॉन एरिया, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अब आप सोचो ना, चेंज इन लेंथ क्या होगा? मीटर, नीचे लेंथ भी क्या होगी? मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा। चेंज इन एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर, एरिया भी क्या होगा? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी? मीटर क्यूब, वॉल्यूम भी क्या होगी? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा। तो स्ट्रेन कैसा हो गया? डायमेंशन लेस, यानी कि m0 l0 t0। बात समझ गए क्या? तो यहां पे आपने देखा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसमें से स्ट्रेन है डायमेंशन लेस, यानी कि इन तीनों का जो डायमेंशन है वो स्ट्रेस जैसा ही है। आप बोलोगे सर नीचे स्ट्रेन भी तो है, लेकिन स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है ना। स्ट्रेन कैसा है? डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस चीज को तो आप चाहो तो हटा दो ना। तो आपने यहां पर यह समझा कि प्रेशर, स्ट्रेस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉड्यूलस, इन सब की डायमेंशन सेम होते हैं। और स्ट्रेन का डायमेंशन भी आपने सीखा, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। बेसिकली द फॉर्मूला इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन, यानी या तो लेंथ चेंज हुई हो, या एरिया चेंज हुआ हो, या वॉल्यूम चेंज हुई हो। यहां पे मैं मीनिंग नहीं समझा रहा हूं बिल्कुल भी कि स्ट्रेन होता क्या है, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया है तो आपको इतना तो पता ही होगा ना बेटा, ये स्ट्रेन कहां आता है, इलास्टिसिटी चैप्टर में आता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं तो उसके लिए आप जाके चैप्टर को देखिए। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, स्ट्रेन जो है वो नीट वालों को पसंद भी है, वो स्ट्रेन को पूछते भी हैं। और ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह हो गया, ये भी अच्छी क्वांटिटीज हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4-5 क्वांटिटी एक साथ लपेट दी अपन ने। नेक्स्ट अपना आ गया बेटा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन तो सबको पता ही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन सबको पता है, फोर्स अपॉन लेंथ, तो वो तो आप लोग कर ही लोगे। सरफेस टेंशन सब लोग खुद ही कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया अपना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो चुका है, प्रेशर एनर्जी हो चुका है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईटा। अभी आप बोलोगे कि सर ईटा था आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, उसको आपने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोला था। बेटा एक ही सिंबल दो चैप्टर में यूज हो सकता है ना, एक ही सिंबल दो अलग अलग चैप्टर में यूज हो सकता है ना। इस चैप्टर में ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और उस चैप्टर में, इलास्टिसिटी चैप्टर में, ईटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी था, शियर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ईटा से एफिशिएंसी भी दिखाई जाती है। तो अब आप ये थोड़ी ना बोलोगे सर ये तो एफिशिएंसी है। बेटा इस चैप्टर में, फ्लूइड्स चैप्टर में, ईटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब दो फॉर्मूले हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को निकालने के, फॉर्मूले दोनों पता होने चाहिए, यूज कौन सा करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक फॉर्मूला होता है विस्कस फोर्स का, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। यहां पे एक और क्वांटिटी कवर होने वाली है, डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स क्या होता है? डीवी बाई डी एक्स होता है बेटा अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट। डीवी बाई डी एक्स क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आप यहां से भी ईटा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने क्यों यहां पर लिया है, क्योंकि नीट इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन बनाने में इंटरेस्टेड है। नीट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को यूज करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये वाला फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए। ये है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, जो दो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में लगता है। फ्लूइड्स के अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसको विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी के कारण कहा जाता है, वहां पे क्या लगता है? विस्कस फोर्स। दो फ्लूइड के लेयर के बीच में क्या लगता है? विस्कस फोर्स। उस विस्कस फोर्स को निकालने का फॉर्मूला है ये ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, जिसमें डीवी बाई डी एक्स क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन लेंथ। लेंथ तो नहीं, डिस्टेंस बोलते हैं, कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है। अब आइए वेलोसिटी ग्रेडियंट को देखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या आ गया बेटा? डिस्टेंस यानी कि मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ये क्या आ गया? 1/सेकंड, यानी t-1 का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ध्यान से देखें तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला तो फ्रीक्वेंसी जैसा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहाँ पर हमारे पास चैप्टर में, कि अलग अलग क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है। तो वो क्वांटिटीज भी आपको थोड़ा डिटरमाइन करनी आनी चाहिए। थोड़ा बहुत याद रह जाएगा तो सही है।
अगर याद नहीं है तो आपको बेसिकली क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना आना चाहिए। जैसे वहां पे आ गया कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन किसके जैसा है, 4 ऑप्शन उन्होंने दे दिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर, कुछ भी 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको फटाफट निकालना आना चाहिए कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन t-1, फ्रीक्वेंसी का भी होता है t-1, यानी ये दोनों सेम है। पर अब अपन ने बात करी, मतलब यहां मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट तो आपको बता दिया, लेकिन आप बोलेंगे सर मेन ईटा जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी बात तो आपने करी ही नहीं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, F बराबर 6 पाई ईटा RV। ये किस चीज का फॉर्मूला है बेटा? ये भी विस्कस फोर्स है, पर कोई बॉल जब किसी फ्लूइड में से जा रही हो ऐसे आगे वेलोसिटी v से, तो पीछे इस पे विस्कस फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV। अब इसमें से 6 पाई तो कांस्टेंट है, तो इस चैप्टर में कांस्टेंट का वैसे भी कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये कैसा कांस्टेंट है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इस 6 पाई के पास कोई डायमेंशन नहीं है ना। अभी अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि इस चैप्टर में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी तो एक कांस्टेंट है। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी तो कांस्टेंट है। वाटर का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो होता है। जो हनी के अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो वो भी तो कांस्टेंट है हनी के लिए, यानी एक पर्टिकुलर मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो कांस्टेंट होता है। लेकिन आप यहां पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट और डायमेंशन निकालने के बैठे हुए हैं, तो आप बोलेंगे कांस्टेंट का भी यूनिट और डायमेंशन होता है क्या? हाँ होता है, क्योंकि कांस्टेंट भी अपने पास दो प्रकार के हैं। एक है डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनके पास डायमेंशन होता है, और एक है डायमेंशनलेस कांस्टेंट जिनके पास डायमेंशन नहीं होता। जैसे कि यहां पर ये जो 6 पाई है ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास डायमेंशन नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो बेसिकली आप लिख सकते हो कि विस्कस फोर्स इज ईटा RV। आपने 6 पाई को भगा दिया, तो ईटा को आप क्या लिख सकते हो? विस्कस फोर्स बाय RV। अब आप बोलोगे सर ये भी तो बताओ कि R और V क्या है? तो R है इस बॉल का रेडियस, V है इसकी वेलोसिटी, और FV है इस पे लगने वाला विस्कस फोर्स। तो जब भी कोई बॉल ऐसे किसी फ्लूइड के अंदर आगे की तरफ जाती है, तो फ्लूइड उस पे पीछे की तरफ जो फोर्स लगाता है उसको कहते हैं हम लोग विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV। फ्लूइड्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं याद है तो जाकर जरूर याद करें, उसके बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ लें ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। तो ईटा का फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स अपॉन रेडियस इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है बेटा? न्यूटन। रेडियस क्या है? मीटर। वेलोसिटी क्या है? मीटर बाय सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर, ये तो इसकी यूनिट हो गई। इसकी यूनिट को कहा जाता है पॉइज़ुअली। मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं, गलत भी हो सकती है, पॉइज़ुअली है ना। ये इसको कहा जाता है प्यार से पॉइज़ुअली। इसको डेकापॉइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेकापॉइज इसका नाम है। जैसे कि जब आप फोर्स का निकाल रहे थे तो फोर्स का आपका निकल के आया था kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, पर आप इसको प्यार से न्यूटन बुलाने लग गए ना। ऐसे ही वर्क का आपका क्या निकल के आया था? न्यूटन मीटर, उसको आप प्यार से जूल बुलाने लग गए थे ना। वैसे यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकल के आया न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, तो उसको आप प्यार से पॉइज़ुअली या फिर डेकापॉइज बुलाने लग गए। समझ गए क्या? एक बात और ध्यान रख लेना कि ये तो इसकी SI यूनिट हो गई। अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो आपको पता है न्यूटन की जगह CGS में क्या आ जाता है? डायन। सेकेंड आ जाएगा, मीटर की जगह क्या आ जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CGS यूनिट ये होती है। अब मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों का रिलेशन बताओ, पॉइज़ुअली और इसका, है ना। अब क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं पॉइज़ुअली और इसको अपन बोलते हैं पॉइज। मतलब ये जो CGS यूनिट है उसको प्यार से पॉइज बुलाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, 1 डेकापॉइज यानी 1 SI यूनिट इज 10 पॉइज। ये इनका रिलेशन है। थोड़ा मैंने बता दिया एक्स्ट्रा, वैसे डायमेंशन निकालने का अपना काम था, पर यहाँ अपन ने यूनिट के बीच में थोड़ा रिलेशन भी आपको बता दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इसलिए थोड़ा और मैंने यहाँ पे डिटेल में चीज़ों को मैं ले गया, और थोड़ा इसका नाम भी अजीब सा इसलिए बच्चों को बताना ज़रूरी था। तो पॉइज़ुअली और पॉइज, समझ गए क्या? ये अपना हो गया, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकाल दिया मैंने। हाँ अच्छा, इसका वो नहीं लिखा अपन ने, डायमेंशन। अब इसका डायमेंशन अगर अपन लिखेंगे ml-t-2 तो इसका डायमेंशन निकल के आ जाएगा ml-1t-1। हाँ ml-1t-1। इसका डायमेंशन आपको याद रखना है,
1 -1 -1 ऐसे करके याद रख लेना। इसका डायमेंशन होता है 1 -1 -1। नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। नेक्स्ट आ गया एंगल। अब बहुत ध्यान से सुनना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात कर लेता हूं मैं। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं अपने पास, उन दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में समझो। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं और इनकी पूरी कहानी समझो, मतलब फटाफट। एक है अपने पास प्लेन एंगल और एक है अपने पास सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल थीटा जो आप आज तक देखते रहे, 60 डिग्री फलाना ठिकाना, 2 यूनिट पढ़ी है आपने इसकी, डिग्री और रेडियन। और यहां पे ध्यान देना है आपको रेडियन पे। अब ये होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस। लो थोड़ी इंक भरते मार्कर में, तब तक आप देखो। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, आर्क की यूनिट होती है मीटर, और रेडियस की यूनिट भी क्या होती है, मीटर। अब कोई बच्चा सोच रहा हो सर ये आर्क कहां पर है, ये तो बताया ही नहीं आपने। ये तो बहुत बेसिक बात हो गई, आर्क तो पता होना चाहिए आपको। पूरे फिजिक्स में 50 बार यूज हो गया आर्क। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आर्क क्या चीज है, तो समझिए बेटा सर्कल के अंदर ये आपका सर्कल है, इसमें ये थीटा होता है, तो ये आर्क है, ये आर्क है ना। आर्क की लेंथ भी मीटर में है और जो रेडियस है वो भी मीटर में है। तो आर्क भी मीटर में है, रेडियस भी मीटर में है, मीटर से मीटर कट गया, तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ऐसे ही बात करते हैं बेटा सॉलिड एंगल की। किसकी बात करते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को ऐसे आप दिखा लेते हो, सिंबल है उसके लिए ओम, जो आपने देखा था वैसे ही ओमेगा बोलते हैं इसको। सॉलिड एंगल बेटा अपना होगा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। आप बोलोगे कौन सा एरिया सर, सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है। सॉलिड एंगल कैसा होता है, 3D एंगल, ऐसे दिखाया जाता है सॉलिड एंगल। अब यहां पर इसका एरिया, ठीक है, और ये दूरी यानी कि रेडियस। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि सॉलिड एंगल क्या होता है। बेसिकली सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया हो गया मीटर स्क्वायर में, रेडियस भी हो गया मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो यहां पर ये कैसा आ गया, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस भी है। अब क्या हुआ कि हमें तो पता है कि यूनिटलेस नहीं है, क्योंकि हमने तो इसकी यूनिट देखी है रेडियन, और हमें पता है ये भी यूनिटलेस नहीं है, क्योंकि हमें तो इसकी यूनिट पता है स्टेरेडियन। यानी दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास यूनिट थी नहीं, फिर भी उनको यूनिट गिफ्ट में दे दी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो ऐसी क्वांटिटीज थी जो यूनिटलेस थी और डायमेंशनलेस थी। कैसी थी, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। तो आप समझना, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 10 क्वांटिटीज थी, एक एग्जांपल है, जो यूनिटलेस थी और डायमेंशनलेस भी थी। इनमें से 8 को तो हमने छोड़ दिया, 2 को हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, 2 क्वांटिटीज को। कौन कौन सी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, और इनको हमने गिफ्ट में दे दी यूनिट, पर डायमेंशन थोड़ी दिया। तो यूनिट इनको मिल गई पर ये रह गई डायमेंशनलेस। कैसी रह गई, डायमेंशनलेस, क्योंकि इनको गिफ्ट में यूनिट मिली, डायमेंशन नहीं मिला। अब वहां पे आपके पास एक सवाल आता है, ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर यूनिटलेस। जो भी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन नहीं होता उसके पास यूनिट भी नहीं होती। गलत है, ये देखो ना, रेडियन और स्टेरेडियन यानी दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायमेंशन तो नहीं है पर यूनिट है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। लेकिन अगर वो बोले ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, तो ये ट्रू है। इसने बोला अगर यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन कहां से आएगा, डायमेंशन हमने किसी को तोहफे में थोड़ी दिया। 2 को गिफ्ट में क्या मिली, यूनिट, तो उनके पास डायमेंशन नहीं था तो भी उन्हें गिफ्ट में यूनिट मिल गई। तो 2 ऐसी क्वांटिटी है, डायमेंशन नहीं है पर यूनिट है, इन्हें अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और बाकी जो सारी क्वांटिटीज है, ना तो उनके पास यूनिट है ना उनके पास डायमेंशन है। समझ गए क्या, तो बस इतनी सी बात याद रख लो, 2 ऐसी हैं जिनके पास डायमेंशन नहीं है पर यूनिट है, बाकी सारियों के पास ना यूनिट है ना डायमेंशन है। मतलब कौन सी क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं, जिनके पास यूनिट और डायमेंशन नहीं है। आप बोलो सर और क्वांटिटीज बता दो जिनके पास यूनिट और डायमेंशन नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी,
रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये भी डायमेंशनलेस यूनिटलेस दोनों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना यूनिट है ना डायमेंशन है, C/V, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और बताओ स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ऐसा बोल लो, ना यूनिट ना डायमेंशन। समझ में आया? तो ऐसी क्वांटिटीज पे भी ध्यान देना जिनके पास ना यूनिट है ना डायमेंशन है। तो यहां पे हमने कवर कर ली हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो कि हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिनको तोहफे में मिल गई यूनिट, जो कि है रेडियन और स्टेरेडियन। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो हमें इन पर ध्यान देना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एंगल। एंगल तो जानते हैं हम, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों एंगल ही होते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एंगल में ही नापा जाता है। इनकी यूनिट होती है रेडियन, पर इसका कोई डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। समझ गए ना? इसका कोई डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो m0 l0 t0 ऐसे अपने पास होती है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड, पर रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो सेकेंड का आ गया t-1। ऐसे ही हो गया एंगुलर एसिलरेशन। एंगुलर एसिलरेशन आपका क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। नीचे टाइम भी आ गया सेकेंड में, तो ये आपका हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन आ गया t-2। तो सिंपल है, वैसे कोई भारी चीज नहीं है। यहाँ पे आपने एक चीज देखी है, मैं पहले बता चुका हूँ कि डेल्टा ओमेगा को डायमेंशंस में आप ओमेगा के बराबर रख सकते हो। डेल्टा वी डायमेंशनली वी के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्टेंस होता है, तो एल हो गया। और एंगुलर वेलोसिटी हो चुका है, ध्यान से देख लेना। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन फ्रीक्वेंसी जैसी है, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जैसी है। एंगुलर मोमेंटम, नेक्स्ट आ गया एंगुलर मोमेंटम। तो मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा जो आपके लिए बेस्ट है। सारे फॉर्मूले नहीं बता दूंगा क्या एंगुलर मोमेंटम के देखो बेटा 6 फॉर्मूले हैं, तो 6 के 6 लो मैं तो उनको बता दिया, नहीं, बेस्ट बताएंगे एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ हम लोग टॉर्क को भी समझते हैं। टॉर्क, तो टॉर्क को प्यार से एक और चीज बोली जाती है, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को प्यार से क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। और एंगुलर मोमेंटम को क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जब ये मोमेंट शब्द लग जाता है तो ये हो जाता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और यहां भी मोमेंट लग गया, किसका मोमेंट? मोमेंटम का, तो ये हो जाता है मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। समझे कि नहीं? मोमेंट ऑफ फोर्स, तो पहले फोर्स को लिखो, मोमेंट से डिस्टेंस लिख दो। समझ गए? एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं आपको, डायमेंशन निकालने का तरीका बता रहा हूं। और यहां क्या लिखा है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो पहले मोमेंटम लिख दो, फिर मोमेंट की वजह से डिस्टेंस लिख दो। अब आप बोलोगे सर फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये तो थोड़ी देर पहले देखा था। कहां पे देखा था? कहां पे देखा था? याद करें, वर्क में देखा था फोर्स न्यूटन और डिस्टेंस मीटर। तो आप बोलेंगे सर न्यूटन मीटर ये तो जूल है। गलत बात, गलत बात। ध्यान रखो बेटा, टॉर्क का डायमेंशन न्यूटन मीटर आ गया, वर्क का एनर्जी का भी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम हो गया। तो क्या ये दोनों सेम क्वांटिटी हो गई? यार ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात हो गई ना। टॉर्क और वर्क एक चीज कैसे हो सकती है? टॉर्क इज घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स घुमाने में कितना सक्षम है वो टॉर्क नापता है। और वर्क इज समथिंग जो हमको ये बताता है कि एनर्जी को कैसे बढ़ाया या घटाया जा सके, यानी किसी बॉडी में वर्क करा जाता है जिसके कारण उसकी एनर्जी बढ़ती है या घटती है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा हो तो काइंडली इग्नोर इट, पढ़ाई करने पे ध्यान दें। तो W/E, तो आपने यहाँ पर देखा कि दोनों की यूनिट न्यूटन मीटर, और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है, ml² t-2, पर इसकी यूनिट को जूल बोला जा सकता है
पर इसकी यूनिट को जूल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बेटा? जूल इज अ यूनिट दैट इज डिफाइंड फॉर वर्क एंड एनर्जी, और ये वाली यूनिट जो है अपन ये टॉर्क को नहीं दे सकते। टॉर्क अलग चीज होती है और वर्क और एनर्जी अलग चीज होती है। तो भले ही दोनों की यूनिट न्यूटन मीटर आ गई, पर इसको प्यार से हम जूल बुला देते हैं, इसको प्यार से जूल नहीं बुला सकते। समझ गए क्या? ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम। हाँ, एंगुलर मोमेंटम का मैंने आपको वो नहीं बताया ना, डायमेंशनल फॉर्मूला बता देता हूँ। मोमेंटम क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस आ गया मीटर, तो ml स्क्वायर t माइनस 1। समझ गए क्या? kg का आ गया m, मीटर इंटू मीटर का आ गया l स्क्वायर, और सेकेंड से आ गया t माइनस 1। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन भी हमारा हो गया, टॉर्क भी हमारा हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी उन चीजों में होती है जो साइनोसोडल फंक्शन ऑफ टाइम होती हैं। हमारे कोर्स में हमने देखा है, जैसे हमारे कोर्स में हमने देखा कि करंट हमें ऐसा मिलता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, 12th में पढ़ा आपने। हमें वोल्टेज मिल जाता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, एसी करंट, एसी वोल्टेज। इसमें ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको प्यार से आप क्या बोलते हो? 2 पाई एफ। 2 पाई का डायमेंशन कुछ भी नहीं है, एफ का क्या हो गया बेटा? 1/सेकेंड, यानी कि t माइनस 1। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो, या फ्रीक्वेंसी हो, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कभी पढ़ लो तो स्ट्रेस में नहीं आना है। समझ गए क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सेम एज एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वेवलेंथ। वेवलेंथ तो बेटा आप लोग जानते हैं, वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस, तो L। नेक्स्ट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी का बहुत ही तगड़ा रोल है 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर। इंटेंसिटी कई क्वेश्चंस में आता है, तो इंटेंसिटी को समझना जरूरी है। इंटेंसिटी क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, पावर हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा था, पावर भी कर लेते हैं। तो पावर हमारा क्या होता है बेटा? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क किस में होता है? जूल में। टाइम किस में होता है? सेकंड में। जूल का डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2, सेकेंड का t, तो ये क्या हो गया? ml स्क्वायर t माइनस 3। तो ये हो गया हमारा पावर का डायमेंशन। ठीक है, अब इंटेंसिटी निकालना है। इंटेंसिटी अब आपको क्या करना है बेटा? जैसा आपने सीखा, तो आप ये ट्राई मत करो कि ये डायमेंशन यहां मैं टिका दूं कि ml स्क्वायर t माइनस 3, क्योंकि एग्जाम में आपको पावर का डायमेंशन थोड़ी ना याद रहेगा। एग्जाम में आपको जो चीज याद रहेगी वो ये है कि पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और फिर आ गया एरिया। समझ गए क्या? अब वर्क आपको पता है, वर्क का याद होना चाहिए ml स्क्वायर t माइनस 2, टाइम का याद होना चाहिए t, एरिया का याद होना चाहिए l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया? mt माइनस 3। ये आ गया हमारा इंटेंसिटी का डायमेंशन। ऐसे ही हमारे पास आ गई बेटा एनर्जी डेंसिटी। क्या आ गई? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, फिर तुम्हें एक मस्त बात भी बताऊंगा इसमें। जैसे आपने लिखा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी किस में होती है? जूल में। वॉल्यूम किस में होती है? मीटर स्क्वायर में। ध्यान रखना, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी का आपने क्या लिख दिया बेटा? ml स्क्वायर t माइनस 2, और वॉल्यूम का आपने क्या लिख दिया? l क्यूब ml माइनस 1 t माइनस 2। ऐसा डायमेंशन आपने किसी और का देखा क्या एनर्जी डेंसिटी जैसा? एनर्जी डेंसिटी जैसा ही डायमेंशन था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के पास, यंग्स मॉड्यूलस के पास, बल्क मॉड्यूलस के पास, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के पास, प्रेशर के पास और स्ट्रेस के पास। तो आपको ध्यान देना है इस चीज पे कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी उन सब के जैसा है ना? हालांकि है दोनों अलग अलग चीजें ये सेम नहीं है, लेकिन डायमेंशनली दे आर सेम। तो अलग अलग क्वांटिटीज का डायमेंशन भी सेम हो सकता है। ये अपना हो गया एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एसिलरेशन। सेंट्रीपिटल एसिलरेशन, तो बच्चों को लगता है सेंट्रीपिटल एसिलरेशन अगर हमको निकालना है तो पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे फिर निकालेंगे। बिल्कुल भी नहीं। सेंट्रीपिटल एसिलरेशन है तो ये भी एसिलरेशन, और एसिलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L/t स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास क्या? एस्केप वेलोसिटी।
एस्केप पर है क्या, वेलोसिटी, तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, LT-1। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स को मैं डिस्कस करता हूं। एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, तो पहले आप याद करो इंपल्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था। इंपल्स के बारे में आपने पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम। तो एंगुलर इंपल्स होता है डेल्टा एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एल से मैंने दिखाया है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर इंपल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, बस। तो जो एंगुलर मोमेंटम का होता है वही एंगुलर इंपल्स का होता है। ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि एंगुलर इंपल्स, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालते हैं। फिर है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यार आई भी डिस्कस नहीं करा अपन ने। आई अपना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो याद होगा mr²। m क्या हो गया, मास यानी कि kg, r क्या हो गया, डिस्टेंस यानी kg मीटर स्क्वायर, तो ml²। कोई खतरनाक चीज नहीं है, याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे, mr², तो क्या हो गया हमारा kg मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ जो हम बात कर रहे थे उसी पे आ जाते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब क्या है बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बच्चा सुनता है वो बोलता है मैं फॉर्मूला यूज करूंगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालूंगा। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी और एनर्जी का डायमेंशन तो आपको पता है ना। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है तो इनका डायमेंशन आपको पता है। नेक्स्ट आ गया एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्या आ गया, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, किसी मशीन की एफिशिएंसी निकाली जाती है। एफिशिएंसी होती है आउटपुट वर्क, बोल लो इनपुट वर्क या एनर्जी, इनपुट वर्क, समझ गए। तो आउटपुट वर्क, इनपुट वर्क, सेम टाइप की क्वांटिटीज का रेशियो कट जाएगा, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस। बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की, समझ गए क्या। नेक्स्ट अपने पास आ गया बल्क मॉड्यूलस, हो गया रेडिएशन प्रेशर। अरे बेटा रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर तो प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया, बात खत्म। रेडिएशन शब्द से कंफ्यूज मत हो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो चुका है। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशन लेस नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, डायमेंशन लेस। उसके बाद आ जाइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक डिस्कस नहीं हुआ क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो बड़ा ही पसंद है नीट को, इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी है, कोई क्वेश्चन किसी पे भी बन सकता है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बार बार पूछा जाता है, इसलिए आइए उसको देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2/r²। फोर्स किस में नापा जाता है, न्यूटन में। जी मास इंटू मास यानी कि किलोग्राम स्क्वायर, और आर क्या हो गया, डिस्टेंस यानी कि मीटर स्क्वायर। तो जी अपना क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। बात क्लियर हो गई क्या। ये तो आ गई अपनी यूनिट, ये क्या आ गई, यूनिट। अब जी में क्या याद रखना वो भी ध्यान देना। न्यूटन को आपने लिखा mlt-2, एम स्क्वायर को लिखा एल स्क्वायर और केजी स्क्वायर को लिखा एम स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर न्यूटन का तो आपने याद रखा है, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि याद मत रखना। नहीं, इसका फोर्स का याद रखना और वर्क का याद रखना, दो चीज का, वर्क और एनर्जी का, फोर्स और एनर्जी का, इनका याद रखना। इनका याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले इसके अंदर आते हैं। तो इनका अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं होगा तो ये बड़ी बेवकूफ़ी है, ये तो याद होना ही चाहिए। फिर बात आ गई कुछ क्वांटिटी, जैसे कि हो गई एफिशिएंसी हो गई, तो एफिशिएंसी का तो बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके लिए वही कहानी खत्म हो जाती है। अब बात करें एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और एनर्जी मैंने आपसे बोला याद रखना है ml²T-2, और वॉल्यूम तो आपको पता ही है L³ होता है कि नहीं। अब देखिए यहां पर क्या निकल के आ रहा है, देखते हैं m-1 L3 और T-2, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है 132, 132, 132 का रट्टा मार लो और माइनस माइनस, तो -1 3 -2 रट्टा मार लो इसका। जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में क्या था, MLT 1 -1 -1, तो वहां आपको रट्टा मारना है 1 -1 -1 का, यहां आपको रट्टा मारना है -1 3 -2 का। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
12th क्लास की क्वांटिटी है, अभी जगह है अपने पास, लिख देते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। E इज इक्वल टू एच एफ। ये फॉर्मूला कहीं देखा है क्या आपने? हाँ देखा है ना, फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एच एफ, और प्लैंक्स कांस्टेंट है ये h, तो h क्या आ गया? E अपॉन एफ। तो देखो फिर से एनर्जी आ गई। तो एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है यार, 10 मतलब 50% फॉर्मूले में तो एनर्जी और फोर्स घुस जाता है। तो एनर्जी और फोर्स का आपको याद होना चाहिए, ये हो गया जूल, और फोर्स का क्या होता है? सेकंड इनवर्स, तो ये ऊपर जाएगा तो जूल सेकंड। प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल सेकंड, और सॉल्व करेंगे तो ml स्क्वायर t माइनस 1। क्या आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का हमारा? ml स्क्वायर t माइनस 1। वेन्स कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, वेन्स कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। 2-3 कांस्टेंट और लिखता हूं, 2-4 कांस्टेंट लिखते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है और अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो अपना आ गया वेन्स कांस्टेंट, एक अपना आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक अपना आ गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एक अपना आ गया स्टीफन कांस्टेंट। सिग्मा से दिखा लेते हैं। स्टीफन्स कांस्टेंट को आप स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। समझ गए क्या? ये हो गए अपने, और कुछ बचा है क्या? हीट कैपेसिटी और ये सब ठीक है, फिर ये तो बाद में देखेंगे। तो पहले अपन कांस्टेंट कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो पहले अपना आ गया वेन्स कांस्टेंट, ये होता है लैम्डा इनटू टेम्परेचर। तो बेटा लैम्डा क्या होता है? L, लैम्डा इज वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इज K, है ना, क्योंकि केल्विन में नापा जाता है, तो L K, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB, ये आपने KTG के अंदर पढ़ा होगा। बेसिकली एक एटम की एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी ऑफ वन एटम इज 3/2 KT, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो K क्या आ गया बेटा? 3/2 डायमेंशन लेस है, तो उसको छोड़ो आप, E/T, तो ml स्क्वायर T माइनस 2, और ये जो T है ये टेम्परेचर है, ध्यान देना, वो हो जाएगा K। तो ऐसे आप निकाल सकते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकालने के लिए आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT, तो यहां से आप R को क्या लिख सकते हो? PV अपॉन NT। अब PV क्या है? मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, PV है प्रेशर एनर्जी। तो PV का जो हमारा डायमेंशन है वो एनर्जी जैसा ही है, तो जूल, तो नीचे n क्या हो गया? मोल, और T क्या होता है इसमें? टेम्परेचर, तो वो क्या हो गया? केल्विन। तो R का आपने देख लिया जूल पर मोल केल्विन, और फिर आप इसको लिख सकते हो ml स्क्वायर T माइनस 2 मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है। फिर आ गया अपना स्टीफन कांस्टेंट या स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सभी कांस्टेंट आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि इनमें से कोई सा भी आ सकता है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी इंपॉर्टेंट है। स्टीफन्स कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, पावर इज इक्वल टू सिग्मा एरिया टेम्परेचर की पावर 4। ये टेम्परेचर है, और ए जो है अपना एरिया है, ए क्या है? एरिया। तो स्टीफन कांस्टेंट आपने लिखा पावर, है ना, तो पावर को याद करो बेटा जूल पर सेकंड, एरिया को याद करो मीटर पर सेकंड, ओए ये क्या कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर की पावर 4, केल्विन की पावर 4। आओ इसका डायमेंशन लिखें, ml स्क्वायर T माइनस 2 बाई टी एल स्क्वायर के 4, एल स्क्वायर कट गया और इंक भी खत्म हो गई, ये T और ये कट गया, तो MT माइनस 4। चेक भी कर लेता हूँ एक बार यार, एम ये गड़बड़ कर दिया यार, एम अच्छा T माइनस 2 है ना, ये मैं क्या काट रहा हूँ यार, T माइनस 2 है भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तो ये T ऊपर चला जाएगा, कटेगा नहीं, M T माइनस 3 K माइनस 4 हो गया।
दो चार क्वांटिटी और करते हैं और 11th की सारी क्वांटिटीज खत्म हो जाएंगी। 11th की क्वांटिटीज का वीडियो अगर आपने देख लिया और आपको समझ में आ गया तो फिर 12th की क्वांटिटीज तो मैं आपको 10-15 मिनट में ही सिखा दूंगा सारी। समझ गए क्या? 12th की क्वांटिटीज में इतना लोचा नहीं है, ये हो गया अपना, क्योंकि उसमें 11th की क्वांटिटीज से ही सारा कुछ बन जाता है। उसमें फोर्स और ये सब चाहिए होता है, वर्क बस एक चार्ज एक्स्ट्रा आ जाता है। तो आप कोई सी भी चीज का डायमेंशन निकाल सकते हो, चार्ज का और पता कर लो। और मैं सही बताऊं ना तो आप 12th की सभी क्वांटिटीज को सिर्फ आपको एक वोल्टेज यानी वोल्ट का सीखना होता है और एक चार्ज का। अगर आप वोल्ट और चार्ज का सीख लेते हो तो फिर आप 12th की सारी क्वांटिटीज कर सकते हो। 12th की क्वांटिटीज का वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा, उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th की क्वांटिटीज ही ज्यादातर बच्चों को दिक्कत करती है जब डायमेंशन और यूनिट के सवाल आते हैं। नेक्स्ट अपना आ गया हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी तो ये होती है हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, आप लोग कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो ये भी अपनी होती है हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, ये भी आप कर सकते हैं, इतना पूछा नहीं जाता है। या फिर लेटेंट हीट की बात करें तो वो भी होता है हीट एनर्जी अपॉन मास। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो आप जानते हैं इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन इनवर्स, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कराता हूं जो है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, है ना। इसमें S क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। तो इससे आप ये क्या है, अच्छा एक बात बता देता हूँ आपको, Q क्या है, आपकी हीट। और हीट को भी बेटा आप कैलोरी में नापते हो, पर कैलोरी होता तो जूल ही है ना, मतलब कैलोरी एंड जूल आर डायमेंशनली द सेम थिंग। तो ये एनर्जी जैसा ही होता है। तो हीट को आप ऐसा मत समझना कि हीट कोई नई चीज है, हीट का डायमेंशन एनर्जी जैसा। एम होता है मास, एस क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो मैंने ये फटाफट पढ़ा दिया था इसलिए लिख के बता दिया, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम एल। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकती है। तो ये वाला फॉर्मूला भी अपना यूज कर सकते हो आप लेटेंट हीट निकालने के लिए। अब लेक्चर को खत्म करने से पहले हम लोग एक लास्ट क्वांटिटी और पढ़ेंगे जो कि है हमारी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम थर्मल रेजिस्टिविटी। और यहां पर मैं आपको एक सिमिलैरिटी भी दिखाऊंगा ओम्स लॉ के साथ। ये हटा देते हैं अब। तो जैसे आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस वायर हो, ये रहा, और यहाँ पोटेंशियल हो V1 और यहाँ पोटेंशियल हो V2 और V1 V2 से बड़ा हो, तो इसमें करंट ऐसे जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इसका रेजिस्टेंस होता है R। ऐसे ही आप समझो कि अगर आपके पास एक पाइप हो, यहाँ टेम्परेचर हो T1 और यहाँ टेम्परेचर हो T2, ठीक है, और इसमें टेम्परेचर T1 जो है वो T2 से ज़्यादा हो, तो हीट ऐसे ट्रेवल करेगी T1 से T2 की तरफ, है ना, हीट ट्रेवल करेगी। और इसी हीट को पर यूनिट सेकंड अगर अपन देख लें, हीट पर सेकंड, तो उसको हम हीट करंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हीट करंट, ठीक। अब यहां पे ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां पे आप लिखोगे टेम्परेचर डिफरेंस बराबर हीट करंट इंटू थर्मल रेजिस्टेंस। वहां पे कौन सा रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल वाला, यहां कौन सा है, थर्मल वाला। यहां पे डेल्टा V, अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करा रहा, क्यों, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, बस आपको इस सिमिलैरिटी से याद रखना है। अच्छा, यहां करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और यहां करंट क्या होता है, हीट पर यूनिट टाइम, ठीक है। यहां रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, और इस रेजिस्टेंस को भी आप लिख सकते हो रो एल बाय ए। समझ गए क्या, यहां क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ रॉड, एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ रॉड, रेजिस्टिविटी ऑफ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ रॉड। पर इस चैप्टर में थर्मल थर्मल हीट मतलब हीट ट्रांसफर के अंदर रो से ज्यादा के को ध्यान दिया जाता है। तो आपको पता है ना, रो इज इक्वल टू 1/k, जहां पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी, तो के क्या है हमारी कंडक्टिविटी, ठीक है।
अब आगे सॉल्व करते हैं, चलिए। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन, और हीट करंट इज हीट अपॉन टाइम, हीट इज जूल, तो जूल को मैं लिख सकता हूं, जूल ही लिख देता हूं, और टाइम को लिख देता हूं सेकंड। कंडक्टिविटी को मैं लिख देता हूं के, और उसको ऐसे सर्कल में रख लेता हूं ताकि केल्विन और कंडक्टिविटी में डिफरेंस हम लोग समझ सकें, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा अभी ऐसे लिख देता हूं केल्विन, ठीक है। और एल यहाँ पे क्या है, एल बाई ए, तो एल मीटर और एरिया अपना क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो के अपना क्या आने वाला है, जूल है अपने पास ऊपर, और नीचे अपने पास बचा मीटर सेकंड। लगता है इस मार्कर की जिंदगी खत्म हो गई है, चल नहीं रहा है ढंग से। तो ये के गोले में कंडक्टिविटी है, समझ गए। तो ये जो के है ये कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, जूल और मीटर सेकंड और केल्विन। तो जूल हमने लिख दिया ml स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, m, मीटर मीटर मीटर, तो L सेकंड यानी T, और केल्विन यानी कि K। तो यहाँ पे काटा पीटी हुई तो बचा ml T माइनस 3 K माइनस 1। तो ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी आ गया ml T माइनस 3 K माइनस 1। और यहाँ पे 11th क्लास की लगभग सारी क्वांटिटीज, सारी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हमने कवर कर ली हैं, जिसमें से ये थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। और अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी का याद नहीं रख पाते हो तो मैंने आपको तरीका बताया, जैसे हमारा ओम्स लॉ होता है इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे यहाँ पर भी हमारे पास ओम्स लॉ जैसा होता है। ये अपना किस में हो गया, हीट ट्रांसफर में। वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है या टेम्परेचर डिफरेंस होता है। वहाँ करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम या हीट करंट होता है हीट अपॉन टाइम। वहाँ रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल होता है रो एल बाई ए, यहाँ थर्मल होता है एल बाई के ए। यहाँ रो की जगह के को प्रेफरेंस दी जाती है। के हमारी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। फिर उसके बाद तो निकालना कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें फटाफट मैंने क्वांटिटीज को कवर करने का ट्राई करा है बिना टाइम वेस्ट करे। फिर भी आप देख सकते हैं काफी टाइम लग गया इन क्वांटिटीज को, आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें 12th की क्वांटिटीज का, उसके बाद डायमेंशन संबंधी कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब।